आज ग्रीनलैंड को दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो वह डेनमार्क के नीचे एक नाम की तरह लिखा मिलता है। ऐसा लगता है जैसे यह हमेशा से डेनमार्क का हिस्सा रहा हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ग्रीनलैंड की कहानी डेनमार्क से शुरू नहीं होती और न ही किसी यूरोपीय देश से। ग्रीनलैंड की कहानी शुरू होती है बर्फ, समुद्र और इंसान की जिद से। यूरोप के देशों के बनने से बहुत पहले ग्रीनलैंड में आर्कटिक संस्कृतियां मौजूद थीं। आधुनिक इनुइट समुदाय के पूर्वज लगभग 1000 साल पहले यहाँ पहुंचे। वे किसी देश से नहीं आए थे, न किसी राजा के आदेश पर। वे धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़े, ठंड से लड़ते हुए, समुद्र के किनारे जीवन बनाते हुए। उनकी दुनिया अलग थी। वहां कोई सीमा रेखा नहीं थी, कोई झंडा नहीं था, कोई राजधानी नहीं थी। जीवन शिकार पर चलता था। मछली, सील, व्हेल, बर्फ उनके लिए दुश्मन नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई थी। ग्रीनलैंड उनके लिए खाली जमीन नहीं थी, वह उनका घर था। उस समय ग्रीनलैंड किसी के कब्जे में नहीं था, क्योंकि कब्जे की सोच ही नहीं थी। फिर लगभग 1000 साल पहले यूरोप से कुछ जहाज उत्तर की तरफ बढ़े। ये लोग वाइकिंग्स थे। उनके नेता का नाम था एरिक द रेड। वह नॉर्वे से निकाला गया था और उसने पश्चिम की ओर एक नई जमीन खोजने का फैसला किया। जब एरिक ग्रीनलैंड पहुंचा तो उसने वहां बर्फ देखी, लेकिन उसने उस जमीन को एक नाम दिया, ग्रीनलैंड। इसका मतलब हरी जमीन। यह नाम सच्चाई से ज्यादा एक चाल थी, ताकि और लोग यहाँ बसने आए। वाइकिंग्स ने ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में छोटे छोटे सेटलमेंट्स बनाए। वे किसान थे, पशुपालक थे। उन्होंने चर्च बनाए, यूरोप से संपर्क रखा, लेकिन उनका जीवन इनुइट लोगों जैसा नहीं था। वे ठंड के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। कुछ समय तक वाइकिंग्स टिके रहे, लेकिन फिर मौसम बदलने लगा, तापमान गिरने लगा। जिस दौर को आज लिटिल आइस एज कहा जाता है, उसने ग्रीनलैंड को और ज्यादा ठंडा बना दिया। खेती मुश्किल हो गई, जानवर मरने लगे, समुद्र का रास्ता बंद होने लगा। धीरे धीरे वाइकिंग्स की बस्तियां कमजोर होती गईं। एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरह गायब हो गए। कोई निर्णायक युद्ध या सामूहिक हत्या के सबूत नहीं मिलते। ज्यादातर संकेत यही बताते हैं कि वे धीरे धीरे टिक नहीं पाए। इनुइट लोग वहीं रहे। इसका मतलब साफ था, ग्रीनलैंड पर जो भी जिंदा रह सकता था वही वहां का असली निवासी था। कोई कागज, कोई राजा, कोई चर्च यह तय नहीं कर रहा था। लेकिन यूरोप में एक अलग सोच विकसित हो चुकी थी। अब जमीन का मतलब था कब्जा, और कब्जे का मतलब था कागज। जब वाइकिंग्स गायब हो गए तब यूरोप ने ग्रीनलैंड को खाली मान लिया। यूरोपीय सोच में यह माना गया कि जहां कोई स्थायी यूरोपीय सत्ता ना हो, वह जमीन कानूनी रूप से किसी की नहीं होती। इस सोच में इनुइट लोगों के अस्तित्व को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। यहीं से ग्रीनलैंड की असली समस्या शुरू होती है। नॉर्वे और डेनमार्क उस समय एक साथ जुड़े हुए थे। चर्च ने यह दावा किया कि ग्रीनलैंड कभी ईसाई इलाका था, इसलिए वह अब भी यूरोप का हिस्सा है। इनुइट लोगों से कभी यह नहीं पूछा गया कि वे क्या चाहते हैं। उनकी मौजूदगी को इतिहास से बाहर कर दिया गया। ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे एक नाम बन गया, ऐसा नाम जिसे यूरोपीय नक्शों पर लिखा जा सकता था। असल में ग्रीनलैंड पर किसी ने हमला नहीं किया था, किसी ने तलवार नहीं चलाई थी। बस यह मान लिया गया कि वहां रहने वाले लोग मायने नहीं रखते, और जब किसी को मायने में नहीं गिना जाता तो उसकी जमीन भी आसानी से गिनी जा सकती है। यहीं से डेनमार्क की कहानी ग्रीनलैंड से जुड़ने लगती है। अभी सीधे कब्जा नहीं हुआ था, अभी सिर्फ दावा किया गया था। दावा इस आधार पर कि कभी वहां यूरोपीय रहे थे, दावा इस आधार पर कि चर्च वहां पहुंचा था। ग्रीनलैंड उस समय भी ग्रीनलैंड वालों का ही था, लेकिन दुनिया उसे अलग नजर से देखने लगी थी, और यही नजर आगे चलकर उसकी किस्मत तय करने वाली थी। जब यूरोप ने ग्रीनलैंड को नक्शों पर अपना मानना शुरू किया, तब वहां जमीन पर कोई बदलाव तुरंत नहीं दिखा। इनुइट लोग वैसे ही रहते रहे जैसे सदियों से रहते आए थे। शिकार, समुद्र और मौसम के हिसाब से जीवन चलता रहा। लेकिन असली बदलाव दूर बैठे यूरोपीय दफ्तरों में हो रहा था। डेनमार्क और नॉर्वे उस समय एक ही राजा के अधीन थे। उन्होंने यह मान लिया कि ग्रीनलैंड कभी उनके लोगों की जमीन रही है, इसलिए वह अब भी उनकी है। यह दावा इनुइट लोगों की मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज करके किया गया था। किसी से बात नहीं की गई, किसी से सहमति नहीं ली गई। 17वीं सदी आते आते यूरोप में एक नई सोच मजबूत हो चुकी थी। अब किसी जमीन पर कब्जा करने के लिए सेना भेजना जरूरी नहीं था। चर्च, व्यापार और कागजी दावे काफी थे। इसी सोच के साथ डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की तरफ दोबारा ध्यान दिया। 1721 में डेनिश नॉर्वेजियन मिशनरी हैंस एगेडे ग्रीनलैंड पहुंचा। कहा गया कि उसका उद्देश्य इनुइट लोगों को ईसाई बनाना था, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी हुई। डेनमार्क ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह ग्रीनलैंड की देखभाल कर रहा है। हंस एगेडे के बाद मिशनरियों और व्यापारियों का आना शुरू हुआ। उन्होंने ग्रीनलैंड के तटों पर छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बनाए। यहाँ से सील की खाल, व्हेल का तेल और दूसरी चीजें यूरोप भेजी जाने लगी। बदले में इनुइट लोगों को वही सामान दिया गया जो डेनमार्क तय करता था।
धीरे धीरे एक नियंत्रण बन गया। इनुइट लोग अब खुले बाजार में किसी से भी व्यापार नहीं कर सकते थे। डेनमार्क ने यह तय किया कि ग्रीनलैंड से क्या बाहर जाएगा और क्या अंदर आएगा। यह व्यापार नहीं, एक तरफा व्यवस्था थी। ग्रीनलैंड को जानबूझकर सीमित संपर्क में रखा गया। इस सब को कानून का नाम दिया गया। डेनमार्क ने कहा कि वह ग्रीनलैंड को बाहरी ताकतों से बचा रहा है, लेकिन असल में ग्रीनलैंड को बाहरी दुनिया से अलग किया जा रहा था ताकि कोई और वहां दावा ना कर सके। इस दौरान इनुइट समाज में बदलाव आने लगे। उनकी पुरानी जीवन शैली पर दबाव बढ़ा। चर्च की भाषा डेनिश थी, प्रशासन डेनिश था। फैसले ग्रीनलैंड में नहीं, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में होते थे। फिर 1814 आया। यूरोप में युद्ध हुए, राजाओं के समझौते बदले। डेनमार्क और नॉर्वे का रिश्ता टूट गया। नॉर्वे अलग हो गया, लेकिन ग्रीनलैंड, आइसलैंड और फारो आइलैंड्स डेनमार्क के पास ही रहे। यह फैसला भी ग्रीनलैंड में नहीं हुआ। किसी ने इनुइट लोगों से नहीं पूछा कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। ट्रीटी ऑफ काइल 1814 में तय हुआ कि नॉर्वे अलग होगा, लेकिन ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास रहेगा। दुनिया ने इसे मान लिया। यहाँ से ग्रीनलैंड की स्थिति साफ हो गई। वह अब एक अलग समाज नहीं, बल्कि एक दूर बैठी सत्ता के अधीन इलाका बन चुका था। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत तक डेनमार्क का ग्रीनलैंड पर नियंत्रण मजबूत हो गया। ग्रीनलैंड को अविकसित बताया गया और कहा गया कि वहां के लोगों को मार्गदर्शन चाहिए। इसी वजह से उनके जीवन के हर हिस्से में डेनमार्क का दखल बढ़ गया। स्कूलों में डेनिश पढ़ाई जाने लगी। इनुइट भाषा को पीछे धकेला गया। फैसले ग्रीनलैंड की जरूरतों के हिसाब से नहीं, डेनमार्क की सुविधा के हिसाब से लिए गए। यह सब धीरे धीरे हुआ। कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई। इसी वजह से इसे ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया। लेकिन ग्रीनलैंड अब पहले जैसा नहीं रहा। वह जमीन जहां कभी लोग अपने नियमों से जीते थे, अब बाहर से चलाई जाने लगी थी। डेनमार्क छोटा देश था, लेकिन उसके पास कागज, कानून और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता थी, और यह काफी था। 20वीं सदी के बीच तक ग्रीनलैंड पूरी तरह डेनमार्क के प्रशासन में था। बाहर से सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर एक सवाल धीरे धीरे उठ रहा था। ग्रीनलैंड सच में किसका है? जब यह सवाल उठने लगा, दुनिया भी बदल चुकी थी। अब लड़ाइयां सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि रणनीति के लिए भी। इसी वजह से ग्रीनलैंड अचानक बहुत अहम बन गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। कोपेनहेगन अब आजाद नहीं था, लेकिन ग्रीनलैंड हजारों किलोमीटर दूर था। पहली बार ऐसा हुआ कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को सीधे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इस खालीपन को अमेरिका ने देखा। अमेरिका ने कहा कि वह ग्रीनलैंड को जर्मन खतरे से बचाना चाहता है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए गए, हवाई पट्टियां बनी, रेडार लगाए गए। यह सब ग्रीनलैंड की जनता की सहमति से नहीं, बल्कि डेनमार्क के निर्वासित प्रतिनिधियों की मंजूरी से हुआ। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अमेरिका नहीं गया। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे, और ग्रीनलैंड दोनों के बीच खड़ा था। आर्कटिक का यह टुकड़ा अब दुनिया की सुरक्षा का हिस्सा बन चुका था। डेनमार्क को यह बात समझ आ गई थी कि अगर ग्रीनलैंड हाथ से निकला तो वह हमेशा के लिए निकल सकता है। इसलिए उसने एक रास्ता अपनाया। 1953 में डेनिश संविधान बदला गया और ग्रीनलैंड को कॉलोनी की जगह डेनमार्क का काउंटी घोषित किया गया। औपचारिक रूप से ग्रीनलैंड अब डेनमार्क का हिस्सा बन गया और उससे कॉलोनी कहना बंद कर दिया गया। कहा गया कि ग्रीनलैंड अब डेनमार्क के बराबर है, लेकिन हकीकत में जमीन पर स्थिति अलग थी। ग्रीनलैंड के लोग अब भी फैसले खुद नहीं लेते थे। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी जिंदगी को पीछे बताया जाता था। बच्चों को डेनिश स्कूलों में भेजा गया। इनुइट पहचान को आधुनिक बनाने के नाम पर दबाया गया। इस दौर में कई परिवार तोड़े गए। बच्चों को डेनमार्क भेजा गया ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। इसके असर आज भी ग्रीनलैंड समाज में दिखते हैं। धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी। ग्रीनलैंड के लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, अगर हम बराबर हैं तो हमारे फैसले हम क्यों नहीं लेते? अगर यह हमारी जमीन है तो इसके संसाधनों पर हमारा हक क्यों नहीं? 1979 में ग्रीनलैंड को सीमित स्वशासन मिला और पहली बार कुछ फैसले ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में होने लगे। 2009 में यह अधिकार और बढ़ाया गया, जिससे ग्रीनलैंड अपनी आंतरिक नीतियां खुद तय कर सकता था। लेकिन पूरी आजादी अब भी हासिल नहीं हुई थी। विदेश नीति, सेना और लंबे समय तक संसाधनों पर डेनमार्क का नियंत्रण रहा। हालांकि 2009 के बाद ग्रीनलैंड को कुछ अधिकार मिले, लेकिन जमीन के नीचे छुपे संसाधन अभी डेनमार्क के पास थे। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल में बड़ा था, लेकिन असली ताकत अभी भी छोटे डेनमार्क के हाथ में थी। और फिर बर्फ पिघलने लगी। जलवायु परिवर्तन ने ग्रीनलैंड को दुनिया के सामने फिरला खड़ा किया। बर्फ के नीचे तेल, गैस और दुर्लभ खनिज छुपे हैं, वही खनिज जिनकी आज की तकनीक को जरूरत है। अमेरिका ने फिर दिलचस्पी दिखाई। एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की। दुनिया ने इसे मजाक समझा, लेकिन ग्रीनलैंड ने इसे चेतावनी की तरह देखा। अब सवाल बदल चुका था। अब सवाल यह नहीं था कि ग्रीनलैंड किसका है, अब सवाल यह था कि ग्रीनलैंड खुद क्या चाहता है।
आज ग्रीनलैंड धीरे धीरे अपनी पहचान वापस मांग रहा है, भाषा लौट रही है, संस्कृति लौट रही है। लोग यह समझ रहे हैं कि जो कुछ सदियों पहले चुपचाप छीन लिया गया था उसे चुपचाप वापस नहीं पाया जा सकता। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को तलवार से नहीं जीता, उसने उसे धर्म, व्यापार, कानून और समय से बांधा। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है। ग्रीनलैंड अब सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, यह एक सवाल भी है, क्या किसी जमीन को बिना पूछे अपना लिया जा सकता है? और क्या एक दिन वह जमीन खुद अपनी बात कह सकती है? जब ग्रीनलैंड अपनी बात कहेगा तो यह सिर्फ बर्फ के पिघलने की आवाज नहीं होगी, बल्कि इतिहास में बड़े बदलाव की आवाज होगी।